नेक्स्ट डे जो हम लोग पढ़े थे, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर शुरू किए थे पढ़ने के लिए, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, अगर याद होगा तो वहां पर आपको हम बताए थे कि कई जो है ना मॉडल है क्या, कई जो है ना अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा उस पर काम किया गया सेल मेम्ब्रेन पर, और उसकी जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताया गया, जिसमें से फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका थ्योरी था। फ्लूइड मोजाइक मॉडल का क्या कहना था, तो आपको हम बताए थे कि उनका कहना था, वो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था, जिसमें उनका कहना था कि जो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपोप्रोटीन का बना होता है, जिसमें जो लिपिड होता है वो 2 लेयर के रूप में होता है। लिपिड का जो लेयर है वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ब्लैक से, वो लिपिड का लेयर है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे जहां तहां आपको कुछ रेड से दिखा रहे हैं, इस पर ये जो रेड से नजर आ रहा है ये आपका क्या है, प्रोटीन है। वैसा आपका प्रोटीन जो पूरे इस दोनों बाइलेयर लिपिड में है, और इस तरफ भी निकला हुआ है और उस तरफ भी वो आपका क्या है, वो है, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या कंप्लीटली ब्यूरिड प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब मेम्ब्रेन के दोनों तरफ आर पार हो गया है। तो वैसा प्रोटीन मॉलिक्यूल जो आर पार है पूरी तरह से मेम्ब्रेन में, उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन के साथ साथ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। लेकिन वैसा आपका प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के सरफेस पर है, देखिए सरफेस पर इधर है या इधर है या इधर है, कहीं भी सरफेस पर है, तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सटर्नल प्रोटीन। लेकिन एक और इंटीग्रल प्रोटीन आप देख रहे होंगे इसमें, जो आपका केवल एक तरफ लेयर में है, लिपिड बाई लेयर में से एक लेयर में है, दूसरा लेयर तक नहीं आया है, तो इसको भी इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे। लेकिन ये पार्शियली ब्यूरिड बोलेंगे, मतलब पूरी तरह से नहीं अंदर धसा हुआ है, पूरी तरह से आर पार नहीं हुआ है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के रूप में नहीं है, वो केवल एक ही मेम्ब्रेन में है, आर पार नहीं हुआ, तो उसको बोलेंगे हम इंटीग्रल प्रोटीन में पार्शियल ब्यूरिड प्रोटीन बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ ब्लू से आपका वो धागा नुमा रचना है, जो में नॉट नजर आ रहा है आपका, ये चेन है, शुगर चेन, जो ब्लू से नजर आ रहा होगा वो चेन है आपका शुगर का। अब वो जो ब्लू का चेन जो नजर आ रहा है उसमें देखिएगा कुछ पेरिफेरल प्रोटीन से जुड़े हुए हैं, और जो पेरिफेरल प्रोटीन से जुड़े हुए हैं उनको देख लीजिए। पेरिफेरल प्रोटीन से जो जुड़े हुए हैं उन पर वो आपका डायरेक्ट शुगर है, लेकिन जो आपका लिपिड से जुड़े हुए हैं उनको हम ग्लाइकोलिपिड चेन भी कहते हैं। ग्लाइको मतलब होता है शुगर और लिपिड। ये देखिए, ये जो है यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड चेन है, शुगर और लिपिड दोनों के मिलने से बना है। लिपिड कौन है, तो जो लिपिड बाइलेयर का है हेड रीजन जो है वो है। अगर आपको कल का याद होगा तो बताए थे कि हेड रीजन जो होता है वो पोलर रीजन होता है, पोलर हेड कहलाता है, हाइड्रोफिलिक होता है। जबकि जो टेल रीजन है, ये टेल रीजन है, इसको क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये नॉन पोलर होता है। तो हम इसको फिर से फिगर में बना दे रहे हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये मॉलिक्यूल जो था उसको हम यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को देख रहे थे हम, लिपिड मॉलिक्यूल को, तो उसका जो आपका टेल था वो हाइड्रोफोबिक था, जबकि जो हेड था वो पोलर हेड था, और वो कैसा था, हाइड्रोफिलिक था। चूंकि इसमें दोनों के दोनों हैं, हाँ, आपका हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों के दोनों पार्ट एक ही मॉलिक्यूल में है, इसलिए इसको हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। अब ये तो लिपिड मॉलिक्यूल का, या ये स्थिति है आपके एक सामान्य सा सेल मेम्ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर का। सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और एस्टिरॉल के रूप में। फॉस्फोलिपिड जो होता है ना, सबसे ज्यादा एबंडेंट लिपिड है जो कि पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में, जबकि एस्टिरॉल जो होता है वो आपका कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है, और वो स्टेबिलिटी देता है। देखिए जहां तहां इसमें कोलेस्ट्रॉल लेबलिंग किए हैं, वो आपका जो लिपिड मॉलिक्यूल है उसके बीच में कुछ डॉट आपको जहां तहां नजर आ रहा होगा, वो कोलेस्ट्रॉल है।
तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना, लोग पूछते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है ना आपका कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। अगर वो ना हो तो सेल मेम्ब्रेन स्टेबल नहीं हो पाता है, और वो रियली में एक तरह का लिपिड है, वसा है। कोलेस्ट्रॉल वो स्टेबिलिटी देता है, वो एक तरह का स्टीरॉल है और लिपिड है। और एक और है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड आपको हम यहाँ पर दिखाए हैं। ग्लाइकोलिपिड, लिपिड का कुछ पार्ट, हेड जो है ना, वो आपका शुगर के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड जैसा काम करता है या ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। तो ये यहाँ 3 प्रकार के आपके लिपिड होते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख देना चाह रहे हैं, लिख देते हैं कहीं साइड में। अगर देखते हैं नीचे, अभी जो आपको हम बताए थे कि लिपिड जो है ना 3 प्रकार का होता है, उसको यहाँ पर लिख दिए। और रेशियो ऑफ लिपिड और प्रोटीन जो है ना सेल मेम्ब्रेन में, वो आपका एकदम दिमाग में रखिए। कोई पूछेगा कि क्या होता है, कितना का रेशियो होता है, तो आप बोलिएगा कि अलग अलग सेल टाइप होगा, अलग अलग जो आपका मेम्ब्रेन होगा अलग अलग सेल का, उसमें वो वैरीज करेगा। कॉमनली हम लोग आरबीसी में देखते हैं, उसमें 52% जो है ना आपका प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। मतलब यहाँ पर हम 50p और 40l का बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर जरा सा बात करते हैं हम कोची पे बाबू, क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन का और इंट्रिंसिक प्रोटीन का बात करते हैं। तो प्रोटीन जो है ना उसका हम बात अगर अब करें, तो प्रोटीन जो है ना वो यहाँ पर 2 प्रकार का नजर आया आपको। एक पेरिफेरल प्रोटीन और जिसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कह रहे थे, और एक इंटीग्रल प्रोटीन जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कह रहे थे। दोनों में क्या अंतर है थोड़ा सा बोल देते हैं, उसके बाद देख लेंगे। वो जो आपका पेरिफेरल प्रोटीन होता है उसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सरफेस पर होता है। किसके सरफेस पर? मेम्ब्रेन के सरफेस पर। क्योंकि वो मेम्ब्रेन के सरफेस पर होता है इसलिए लूजली अटैच्ड होता है मेम्ब्रेन के साथ, है ना, लूजली अटैच्ड होता है। जबकि अगर हम इंटीग्रल प्रोटीन का बात करें तो वो क्या होता है, पार्शली या कंप्लीटली इम्बेडेड होता है। अभी पीछे के फिगर में हम दिखा रहे थे कि कुछ इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो पार्शियली ब्यूरिड होता है, कुछ जो होता है वो कंप्लीटली ब्यूरिड होता है। तो ये जो पार्शियली या कंप्लीटली ब्यूरिड का बात हम कर रहे हैं वो हमेशा किसके लिए करेंगे? इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन के लिए करेंगे। जबकि पेरिफेरल प्रोटीन जो होगा उसको वो चूंकि लूजली अटैच्ड होगा तो उसको हटाना काफी आसान है, और पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है उसको रिमूव करना या उसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, क्योंकि वो उसमें इंबेडेड होता है, धंसा होता है। किसमें? मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो अगर पीएच का अगर थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे हम उसको, तो पीएच जो है ना वो आपका चेंज हो जाएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम चेंज करेंगे पीएच में तो क्या होगा, जो पेरिफेरल है, बाहरी है, वो आपका चेंज हो जाएगा, इवन रिमूव हो जाएगा, हट जाता है। क्योंकि वो क्या है, केवल चिपका हुआ है बाहरी सतह पर। तो पीएच का मान अगर अगल बगल में चेंज हो जाएगा, मेम्ब्रेन के अगल बगल में, तो क्या होगा, वो हट जाता है, रिमूव हो जाता है। लेकिन ये इसमें जो है ना, इसको रिमूव अगर करना है इंटीग्रल को, तो स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट डालना पड़ता है, और स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट की मदद से इंटरनल जो प्रोटीन्स हैं उनको हटाया जा सकता है। ये हमेशा जो है ना पोलर हेड के साथ इंटरेक्ट करता है, क्योंकि अंदर तो होता नहीं है, टेल की तरफ तो होता नहीं है, तो इसका इंटरेक्शन आपका किसके साथ होता है? हेड के साथ होता है, पोलर हेड के साथ। लेकिन इसमें देख लीजिए ये इंटरेक्ट दोनों के साथ करता है, हेड के साथ भी। कौन? इंटीग्रल हेड के साथ भी आपका क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। और नॉन पोलर जो टेल था उसके साथ भी, मतलब पोलर के साथ भी इंटरेक्ट करता है, पोलर हेड के साथ, और नॉन पोलर जो है ना टेल, उसके साथ भी इंटरेक्ट करता है। सामान्यतः 50% जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। 50 नहीं बोलेंगे हम, 30% बोलते हैं, सॉरी। 30% जो प्रोटीन्स होते हैं किसी सेल मेम्ब्रेन में, 30% वो कैसे होते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। और 70% जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या एक्सटर्नल प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन जो बोल रहे हैं, उनका मात्रा करीब करीब 30% होता है। किसी भी मेम्ब्रेन में जितना प्रोटीन होता है उसका 30% कैसा होता है? पेरिफेरल प्रोटीन होता है। जबकि 70% जो होता है वो इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है।
नेक्स्ट जो है इसमें ये आपका समांतर कहाँ होता है, ये क्या बोलते हैं, एकदम सरफेस पर होता है। अब एक दो का नाम हम यहाँ पर बता दे रहे हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। उदाहरण एक है पेरिफेरल प्रोटीन का। एक पेरिफेरल प्रोटीन देखा गया है आरबीसी के लोअर सरफेस पर पाया जाता है। आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है उसके लोअर सरफेस पर पाया जाता है, उसका नाम है स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन एक प्रोटीन है, विशेष प्रोटीन है जो आरबीसी के जो मेम्ब्रेन होता है उसके लोअर सरफेस पर पाया जाता है और सपोर्ट देता है उसको। इसी तरह से इंटीग्रल प्रोटीन में बात अगर करें तो उसका भी एक एग्जांपल बताते हैं, ग्लाइकोफोरिन। वो क्या करता है, वो आपका इंटीग्रल प्रोटीन है एक, या इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और उसका काम क्या है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है कौन, ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन। इसी तरह से कई होता है, आपका वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाला होता है। तो अब हम उसको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले लिख लेते हैं जो अभी बताएं। तो जो अभी आपको हम समझाए थे उसी चीज को यहाँ पर लिख दिए हैं, और कोशिश कीजिए कि इसको जो है ना देख ले, समझ में आ ही जाएगा क्योंकि अभी हम समझा चुके हैं उसको। और अब कुछ हम आपको दिखाते हैं उसका कैसा फीचर होता है, क्या फंक्शन होता है, सो हम आपको मेम्ब्रेन में दिखाते हैं। सबसे पहला तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फीचर का अगर हम बात करेंगे, अब हम अगर बात करें फीचर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एक सबहेडिंग है फीचर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर बात करें हम तो कुछ एक इसमें कैरेक्टर्स है जिसको हम यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। पहला तो ये एसिमेट्रिकल होता है। हाँ, इसमें जो प्रोटीन होता है दोनों साइड में पाया जाता है, और चूंकि बराबर नहीं होता है, एसिमेट्रिकल होता है, तो जिसके चलते जो है ना ये आपका जो मेम्ब्रेन है वो भी आपका एसिमेट्रिकल होता है, बैलेंस नहीं होता है। दूसरा जो है ना, इसमें आपका जो लिपिड होता है फ्लूइडी होता है नेचर में, जबकि जो प्रोटीन होता है वो आपका सॉलिड जैसा बिहेव करता है, सॉलिड होता है नेचर में। और इसी के कारण आपका लिपिड और प्रोटीन दोनों के रहने के कारण इसमें फ्लूइडिटी आता है। इसके जो आपके लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं उनमें मूवमेंट होता है, वो रोटेशनल मूवमेंट दिखाते हैं या फिर लैटरल डिफ्यूजन, लैटरल मूवमेंट दिखाते हैं, और तो और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दिखाते हैं। ये है क्या, इसको हम अभी आपको स्लाइड से दिखाते हैं, उसके बाद फिगर पे बना के दिखाएंगे आपको। ये आपको दिखा रहे हैं समान रूप में ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ ये मेम्ब्रेन है, और इसको बीच से जो है ना हम डिटैच करके दिखाना चाह रहे हैं। देखिए पेरिफेरल प्रोटीन आपको जो दिखाए थे और इंटीग्रल प्रोटीन जो दिखाए थे, उसका बात यहाँ पर अगर आए तो ये देखिए ये इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन है, लेकिन इसके बाहरी सतह पर जो चिपका हुआ रहेगा, इंटीग्रल प्रोटीन पर भी वो चिपका हुआ हो सकता है, पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो। इंटीग्रल प्रोटीन देखिए दो प्रकार का है, कुछ जो है ना एक मेम्ब्रेन में ही रह जा रहा है, और कुछ क्या है दोनों मेम्ब्रेन पे रह रहा है। जो सिर्फ सतह पर अटैच्ड होगा उसको बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो दोनों लिपिड लेयर है, बाइलेयर, वो फॉस्फोलिपिड है। इसमें फास्फोरस पाया जाता है लिपिड के साथ जो बना होता है। कार्बोहाइड्रेट साइड चेन है ग्लाइकोप्रोटीन का, देखो प्रोटीन पर जो चेन है किसका, वो आपका कार्बोहाइड्रेट का, तो इसको बोलेंगे हम क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन लिपिड के जो हेड पर चेन होगा कार्बोहाइड्रेट का, उसको बोलेंगे लिपोपॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन। इसका नाम है ग्लाइकोलिपिड। ये ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा जो लिपिड के सरफेस पे होगा, और जो प्रोटीन पर होगा उसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अब हम आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें देखिए ये एक सिंपल सा आपका रीजन है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जोन वगैरह का बात करके। यहाँ पर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का अगर हम बात करें तो देखिए दोनों लिपिड बाइलेयर है, उसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक जोन है, जबकि टेल का रीजन जो है दोनों का वो हाइड्रोफोबिक जोन है, हाइड्रोफिलिक रीजन है दोनों का हेड। तो किसी भी मेम्ब्रेन में दो हाइड्रोफिलिक जोन होता है और एक हाइड्रोफोबिक जोन होता है। हाइड्रोफोबिक जोन जो होता है वो बीच में होता है,
जबकि सेंटर की तरफ मतलब बीच में होता है, जबकि जो आपका दोनों सरफेस होता है उसका वो हाइड्रोफिलिक जोन होता है। इसको हम दिखा कहाँ से रहे हैं, एक सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा हिस्सा को काट के बाहर निकाले। देखो ये सेल है, सेल का छोटा सा एक हिस्सा को काट के बाहर निकाले हैं और इसको देखने का कोशिश कर रहे हैं। ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है उसको एक उठाए हैं, लिपिड मॉलिक्यूल को। तो देखिए इसमें हेड और टेल आपका नजर आ रहा है। हेड और टेल को अगर हम दिखाएं तो कुछ हद तक इस तरह से दिखाया जा सकता है, हाइड्रोफोबिक टेल को और ये हाइड्रोफिलिक हेड को। और उसका केमिस्ट्री अगर हम देखें, केमिकल फार्मूला देखें, तो ये स्थिति है। हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है ना, वो दो से तीन चीजों का बना हुआ है। मुख्यतः यहाँ पर तीन कौन कौन है, एक कॉलिन है, एक ग्लिसरॉल है, उसके साथ फॉस्फेट होता है। देखिए ये फॉस्फेट है बीच में। तो मुख्य रूप से दो ही लोग बोलते हैं, कॉलिन और किसका, ग्लिसरॉल का। लेकिन उसमें चूंकि फॉस्फेट जुड़ जाता है तो तीन हो गया रीजन। यहाँ पर तीन रीजन का बना हुआ है हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, जिसमें कॉलिन है ऊपर में। ये नीला जैसा जो नजर आ रहा है वो कॉलिन का हिस्सा है। थोड़ा लाइट जो आपको नजर आ रहा है वो फॉस्फेट का हिस्सा है, और नीचे जो थोड़ा रेड नजर आ रहा है ये ग्लिसरॉल का रीजन है। उसके नीचे में आ जाइए तो दो फैटी एसिड चेन जो है ना वो ग्लिसरॉल से जुड़ा हुआ है। देखिए ग्लिसरॉल से यहाँ पर दो फैटी एसिड चेन जुड़ा हुआ है। ये दोनों फैटी एसिड चेन जो है ना वो हाइड्रोफोबिक टेल को बनाता है। उसमें कार्बन हाइड्रोजन CH2 के रूप में जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। कहीं 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 पे देखा जाता है कि आपका डबल कार्बन कार्बन के बीच में डबल चेन भी पाया जाता है, और जहां पर डबल चेन पाया जाता है वहां से वो क्या होता है, थोड़ा घुमाव हुआ होता है। देखिए यहाँ पर जो है ना डबल चेन है कार्बन कार्बन के बीच में, तो थोड़ा सा क्या हुआ है, वो आपका घूम गया है, हल्का सा वहां से ट्विस्ट कर जाता है, घूम जाता है जहां पर भी डबल बॉन्ड होगा। तो रियली में एक आपका अगर हम लिपिड मॉलिक्यूल का बात करें तो उसमें कितने तरह के आपके जो है ना मॉलिक्यूल हैं, तो एक कॉलिन है, एक फॉस्फेट है और एक ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल, कॉलिन और फॉस्फेट आपस में जुड़े, सॉरी ग्लिसरॉल और कॉलिन आपस में जुड़े हुए हैं फॉस्फेट के द्वारा, और ये रीजन क्या कहलाता है, हेड रीजन कहलाता है। जबकि जो आपका ग्लिसरॉल है उसके दोनों तरफ एक एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है जो कि टेल का निर्माण करता है। अब हम आगे अगर बढ़े तो देखिए ये जो आपका सैंडविच मॉडल था डैप्सन और डैनियली का जो सैंडविच मॉडल था उसका यही स्थिति था। उन्होंने क्या बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसमें तीन रीजन होता है, हाइड्रोफोबिक रीजन बीच में, और दोनों ऊपर और नीचे हाइड्रोफिलिक रीजन होता है जो कि प्रोटीन के कारण होता है। उनका देखो उनका भी कंसेप्ट करीब करीब ठीक था, लेकिन पूरी तरह से चूंकि वो देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो पूरी तरह से उसका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उनका कहना था कि हाइड्रोफिलिक रीजन जो होता है वो मुख्यतः लिपिड के कुछ पार्ट और प्रोटीन के कारण होता है। देखिए तो ये प्रोटीन दोनों तरफ है, इस ऊपर भी और नीचे भी, और बीच में क्या था, वो आपका लिपिड मॉलिक्यूल था। उनका कंसेप्ट में सैंडविच वाला जो कंसेप्ट था। अब हम यहाँ पर अगर आए पेरिफेरल में, तो पेरिफेरल में जो आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन है, देखिए वो एकदम सरफेस पर अटैच होता है। हल्का सा भी इस पर अगर डिटर्जेंट डाला जाए या पीएच मान को थोड़ा सा भी कम बेसी कर दिया जाए तो ये यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है देखिए अंदर में धंसा होता है दोनों लेयर के बीच में, और इसमें भी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों जो रीजन होता है, ये जो आपका इंटीग्रल प्रोटीन है ना उसमें भी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों रीजन होता है। बीच का जो रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जबकि जो दोनों साइड का जो रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक, इसमें भी आपका काम करता है। और ये देखिए इसमें आपका प्रोटीन का चेन है, और ये आपका गेट के रूप में या चैनल के रूप में काम करता है पदार्थों के आने जाने देने के लिए। अब हम कुछ आपको यहाँ पर काम बता रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन बताना चाह रहे थे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मूवमेंट जो आपका नेचर जो अभी बताना चाह रहे हैं उसको देखते हैं। देखिए ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है जब वो घूमेगा एक दूसरे के अपने जो है ना अपने को लेके वो घूमेगा, तो महसूस होता है, वो ऐसा नहीं कि रियली में घूम जाता है, वो महसूस होता है कि वो स्पिन कर जा रहा है, और इसके स्पिन करने के कारण ये फ्लूइडी महसूस होता है। चूंकि ये स्पिन कर रहा है, ऐसा नहीं कि फ्लूइड है, ये तो है सॉलिड रूप में ही, लेकिन चूंकि ये मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह या अपने जगह पर भी नाचता है प्रत्येक लिपिड मॉलिक्यूल,
तो इस स्पिनिंग मूवमेंट के कारण या इस लैटरल मूवमेंट के कारण, या फिर देखो ये टर्न ओवर कर रहा है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, ये सब मूवमेंट के कारण जो है ना ये फ्लूइडी मूवमेंट, फ्लूइडी महसूस होता है। देखिए ये फ्लोटिंग करता है, फ्लोटिंग का मतलब क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे आएगा जाएगा, है ना। तो हम अभी आपको वहां पर बोलेंगे कि जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है वो रियली में फ्लूइड नहीं है, बल्कि क्वासी फ्लूइड है। क्वासी फ्लूइड का मतलब एपियर होता है, महसूस होता है, लेकिन रियली में वो फ्लूइड ही नहीं होता है। और महसूस क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं। और कैसे मूवमेंट्स हैं, पहला देखिए यहाँ पर टर्न ओवर है, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे जा रहा है, ऐसे है ना, एक दूसरे पर एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो टर्न ओवर मूवमेंट हो रहा है, इसके चलते भी आपका लिप फ्लूइड जैसा मूवमेंट महसूस होगा। और ये फ्लोट करेगा, फ्लोट का मतलब है थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा, देखिए एरो से भी किए हुए हैं। और स्पिन करता है, स्पिन मतलब जिस जगह पर है ना उसी जगह पर घूमेगा, हाँ इधर से उधर घूम जाएगा। बबल्स करता है, बबल्स का मतलब है इधर और उधर, ऐसे ऐसे, है ना, ये जो है ना ये ऐसे ऐसे डोलता है, तो इसको कहते हैं वॉबल्स, है ना। फिर ये यहाँ पर देखिए ये लेटरल मूवमेंट कर रहा है, यहां से वहां से वहां, ये जो है ना अपने स्थान से एक जगह से मूव करता है, लेटरल शिफ्ट करता है। और लेटरल शिफ्ट दिखाता है जिसके चलते हम लोग को लगता है कि फ्लूइड है ये। प्लस ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन भी आपका शिफ्ट करता है, प्रोटीन भी देखिए ऊपर से नीचे जा आ रहा है, तो ये टर्नओवर इसमें भी हो रहा है ना। फ्लिप फ्लॉप, और तो और यहां पर आप देख रहे होंगे एक चीज और हो रहा है, प्रोटीन लेटरल शिफ्ट भी प्रोटीन दिखा रहा है, जिसके चलते हमको ये फ्लूइडी महसूस होता है। लेकिन रियली में सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडी नहीं होता है, बल्कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो मूवमेंट होता है, उनके मूवमेंट के कारण वो फ्लूइडी नजर आता है, फ्लूइड होता नहीं है। और फ्लूइडी जो मूवमेंट है इसमें फ्लूइडी, वो मुख्यतः किसका होता है, वो मुख्यतः लिपिड मॉलिक्यूल का होता है। प्रोटीन भी मूवमेंट करता है, लेकिन प्रोटीन जो है ना चूंकि उसमें आपका स्पिनिंग कम होता है, वो फ्लिप फ्लॉप और लेटरल मूवमेंट ज्यादा दिखाता है, ये सभी प्रकार का मूवमेंट को दिखाता है। फ्लोटिंग भी दिखाता है, स्पिनिंग भी दिखाता है, ओवल भी दिखाता है, लेटरल शिफ्ट भी दिखाता है, इवन फ्लिप फ्लॉप भी दिखाता है, जिसके चलते ये जो है ना ये आपका फ्लूइड जैसा काम करता है, या माने महसूस होता है, सॉरी, काम क्या करेगा, महसूस होगा। नेक्स्ट आपको हम अब जो है ना कुछ आ जाते हैं, फिगर से दिखा देंगे वहां पर, उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स इसका दिखाएंगे कि ये क्या क्या काम करता है, इसका फंक्शन को थोड़ा सा दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम अब आते हैं बोर्ड पर, और बोर्ड पर हम आ जाते हैं, तो पूरा ऊपर से ना, तो क्या बता रहे हैं कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कुछ फीचर्स है, कुछ गुण है, कुछ लक्षण है। पहला तो ये एसिमेट्रिकल होता है या एसिमेट्रिक होता है, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एसिमेट्रिक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, और दोनों पर जो पाया जाता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हम लोग को याद होगा कि मेम्ब्रेन पर के सतह पर पाया जाने वाला प्रोटीन, तो दोनों सतह जो होता है उस पर जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है वो अलग अलग तरह का होता है, उसका नेचर अलग अलग होता है, और इसके कारण एक ऐसा हो गया एसिमेट्रिकल। और क्या, क्यों एसिमेट्रिकल है भाई, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है चेन, आप देखिएगा उस पे वो आउटर साइड पे जो है ना ज्यादा होता है लिपिड और प्रोटीन के, जो इनर साइड था मेम्ब्रेन का उस पे ना के बराबर होता है, नहीं होता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि उस पे आपका जो है सो एब्सेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो चेन होता है, इसके कारण वो एसिमेट्रिकल नेचर का होता है। क्वासी फ्लूइड बोल रहे हैं इसको नेचर में। क्वासी फ्लूइड, क्वासी का मतलब होता है एपरेंट, मतलब महसूस होता है लेकिन रियली में नहीं, तो क्वासी क्वासी फ्लूइड बोलते हैं, रियली में फ्लूइड ही नहीं होता है। क्वासी फ्लूइड कहने का मतलब है कि ये नजर आता है लेकिन फ्लूइड नहीं होता है। क्यों बोले भैया, तो यहाँ पर होता क्या है कि लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है ना वो उनमें मूव करने का क्या होता है, आपका कैपेसिटी होता है, एबिलिटी होता है। और ये जो मूवमेंट एबिलिटी होता है विद इन मेम्ब्रेन, इसी के कारण वहां पर फ्लूइडी आता है नेचर। तो जो आपका फ्लूइडी हम उसको जो मेजर करते हैं या देखते हैं, हाँ, सीन एज फ्लूइड, या फ्लूइडी होता है, अपीयरेंस जो है ना उसका कैसा हो जाता है, फ्लूइडी। वो अपीयरेंस फ्लूइडी होने का मेन रीजन क्या है उसका,
क्योंकि वो आपका मूवमेंट करते हैं एक ही मेम्ब्रेन के अंदर, जो है ना वो मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो लगता है कि फ्लूइड है वो। अब मूवमेंट जो है ना उसमें मॉलिक्यूल में कितने तरह के मूवमेंट्स होता है, तो पहले हम थोड़ा सा लिपिड का देख लेते हैं। लिपिड जो है ना वो रोटेशनल मूवमेंट कर सकता है। रोटेशनल मूवमेंट का मतलब है कि वो घूम सकता है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद लैटरल डिफ्यूजन कर सकता है या लैटरल मूवमेंट कर सकता है। लैटरल मूवमेंट में क्या होता है, स्लाइड वाइज मूवमेंट होता है, ठीक है। ये लैटरल मूवमेंट, या इसको डिफ्यूजन भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, डिफ्यूजन। हाँ, तो ये क्या करता है, साइड वाइज मूवमेंट करता है, मतलब जहां था वहां से बगल वाले के पास, बगल वाले की जगह पर चला गया। हाँ, या तो लेफ्ट में या राइट में। तो लेफ्ट या राइट अगर मूव कर रहा है ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम साइड वाइज मूवमेंट हो रहा है या साइड वे मूवमेंट है, लेटरल डिफ्यूजन हो रहा है। ये भी लेयर के अंदर ही हो रहा है। रोटेशनल मूवमेंट भी लेयर के अंदर हो रहा है अपने जगह पर ही, और ये इसमें जगह बदल रहा है लेकिन लेयर नहीं बदल रहा है। और इसी में एक और आता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होता है ना, बिटवीन लेयर होता है, स्लो होता है और एक्टिव मूवमेंट है। तो आपके मन में आएगा कि सर इसका फिगर तो पता ही नहीं चला, इसका भी एक हम फिगर बना देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, रुक जाओ। ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है ना, उसको थोड़ा सा देख लो। इसमें क्या होगा कि नीचे का जो मॉलिक्यूल है ना, वो आपका लेयर का जो मॉलिक्यूल है ये इधर जा सकता है ऐसे, और इसका मॉलिक्यूल जो है ना इसमें जा रहा है। ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो गया, दोनों एक दूसरे के जगह पर जा सकता है। ये एक्टिव मूवमेंट है, इसमें आपका एटीपी खर्च होता है। अगला हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को थोड़ा सा और हम लिखेंगे, लेकिन एक बात देखिएगा, लिपिड जो है ना उसमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है ना आपका रियली होता है। हाँ, लेकिन जो प्रोटीन जो है उसमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट काफी कम होता है, काफी कम ये जो है ना प्रोटीन इस तरह का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दिखा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन में ये दोनों मूवमेंट होगा, रोटेशनल भी होगा और लैटरल भी होगा। अभी हम प्रोटीन के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है वो आपका प्रोटीन में नजर नहीं आता है। तो अब हम देखते हैं प्रोटीन के बारे में, कर दीजिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल में आ जाइए कि कोई भी मॉलिक्यूल जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसको डाउनहिल मूवमेंट कहते हैं। क्योंकि कंसंट्रेशन जहां हाई था वहां से लो की तरफ जाने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन में डिफरेंस के कारण जा रहा था। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग हो रहा था। ये जो डाउनहिल मूवमेंट होता है ये कैसा था, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। तो कम, ज्यादा से कम के तरफ डिफरेंस। हाँ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग हो रहा था, और ये जो है ना अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अगर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर मूवमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा किसी मॉलिक्यूल को, तो इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है इसको अपहिल कहते हैं, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट कहते हैं। और इसमें क्या खर्च होता है, एटीपी खर्च होता है, एनर्जी खर्च होता है। जबकि जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है, वो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें एटीपी खर्च नहीं होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब आएगा। तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, दिमाग में आ जाना चाहिए। ट्रांसपोर्ट कितना प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। एक वैसा ट्रांसपोर्ट जो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो, एक वैसा ट्रांसपोर्ट जो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन हो। जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगा उसको डाउनहिल आपका मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट कहते हैं, वो आपका पैसिव होता है, उसमें एटीपी का यूज नहीं होता है, अर्थात वैसा ट्रांसपोर्ट जो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ठीक है। जबकि वैसा आपका मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट जो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है मॉलिक्यूल का, उसको कहते हैं क्या, अपहिल ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
अब थोड़ा सा इसमें अंतर देख लेते हैं। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी नहीं जरूरत है, उसका एनर्जी का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंसंट्रेशन में अंतर है, उसके अलोंग हो जा रहा है। लेकिन जो डाउनहिल में है ना, और अपहिल जो होता है, मतलब जो एक्टिव होता है, उसमें एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। अब डिफ्यूजन जो, इसको जो पैसिव है ना, उसको हम लोग सामान्यतः डिफ्यूजन कहते हैं। हाँ, ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और ये जो डिफ्यूजन होता है दो प्रकार का होता है, एक सिंपल और एक फैसिलिटेटेड। सिंपल में कोई बीच में मीडियम नहीं होता है, डायरेक्ट आपका डिफ्यूज कर जाता है। जबकि फैसिलिटेटेड में क्या होता है, कोई मीडियम होता है, कोई एजेंट होता है जो उसको ले जाता है, लेकिन उसमें एटीपी खर्च नहीं होता है। एक्टिव में अगर आओगे तो ये हमेशा लो से हाई की तरफ होता है, जबकि इसमें क्या बता रहे थे, हाई से लो की तरफ। पैसिव में हाई से लो की तरफ होता है कंसंट्रेशन में, डाउन हिल। और इसमें क्या बोले थे, लो से हाई की तरफ, मतलब अप हिल। तो इसमें हमेशा एजेंट चाहिए, किसमें, एक्टिव में। एक्टिव में हमेशा एजेंट चाहिए और एटीपी खर्च होगा। तो थोड़ा सा यहां पर हम इसको स्केच डायग्राम से तो दोनों में अंतर कर देते हैं, लिख देते हैं। तो अभी हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताया कि दो तरह का कर सकते हैं हम, पैसिव और एक्टिव। पैसिव में जो है ना कोई एनर्जी नहीं लगता है, एटीपी खर्च नहीं होता है। एक्टिव में एटीपी खर्च होता है। कॉमनली पैसिव को हम लोग डिफ्यूजन भी कहते हैं। हाँ, सिंपल डिफ्यूजन भी इसको बोल सकते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं। मतलब ये आपका डिफ्यूजन कहलाता है। और डिफ्यूजन भी दो तरह का हो सकता है, या तो सिंपल या फिर फैसिलिटेटेड। आपके दिमाग में आएगा, माथा में आएगा कि फैसिलिटेटेड और सिंपल में क्या अंतर है। वैसा डिफ्यूजन जिसमें कोई एजेंट है तो उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और वैसा डिफ्यूजन जिसमें कोई एजेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन इसमें एक्टिव में क्या होता है, एजेंट्स प्रेजेंट, हमेशा ध्यान रखना, एजेंट्स प्रेजेंट। इसमें एजेंट जरूरी है, मेनली एज प्रोटीन होता है, मेनली एज प्रोटीन मॉलिक्यूल। दोनों में, उसमें भी अगर चाहिए एजेंट तो प्रोटीन ही मॉलिक्यूल रहेगा। तो सामान्य रूप में आपका जो एजेंट होगा वो प्रोटीन मॉलिक्यूल के रूप में इसमें रिक्वायर होता है। उसमें आपका फैसिलिटेटेड में आवश्यक है, लेकिन आपका सिंपल में नहीं जरूरी है। इसमें जो मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, जबकि इसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के लिए होता है, मतलब कि अपहिल होता है, कम से ज्यादा की तरफ। फिर इसमें एग्जाम्पल कुछ लिखे हैं कि न्यूट्रल सॉल्यूट का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी के थ्रू होता है। H2O का भी जो ट्रांसपोर्ट होता है वो समानता किससे होता है, पैसिव से होता है। जबकि एक्टिव का कॉमन उदाहरण है आपका सोडियम पोटेशियम पंप का। अब कुछ एक बात हम आपको स्लाइड से दिखा देते हैं, स्लाइड पे आ जाते हैं जल्दी से। आपको कुछ जो है ना यहाँ पर हम जो है सेल मेम्ब्रेन का जो एक्टिविटी है उसको कुछ दिखाना चाह रहे हैं, और उसके एक्टिविटी में आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं इसके बारे में कुछ क्या क्या काम करता है सो। देखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, इसी ट्रांसपोर्ट को अभी हम डिटेल से बता भी रहे हैं। ये ट्रांसपोर्ट आपका एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर या इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर मेनली किसके थ्रू हो रहा था, ये प्रोटीन चैनल के थ्रू हो रहा था। यही एजेंट का काम करता है। तो पहला काम इसका तो ये है सेल मेम्ब्रेन का, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करता है ये। दूसरा काम है इंजाइमेटिक एक्टिविटी। वो जो आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का, वो ट्रांसपोर्ट तो करता ही करता है। दूसरा काम वो ये करता है कि इंजाइम्स के रूप में कई रिएक्शंस को करने में इंजाइम के रूप में मदद करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर की जो गतिविधियां हैं उनमें कई गतिविधियों के लिए इंजाइम्स चाहिए एक्टिवेट करने के लिए, और वो इंजाइम्स का जो है ना रोल अदा करता है ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है सेल मेम्ब्रेन में वो। प्लस सिग्नल ट्रांसडक्शन का भी काम करता है, मतलब सिग्नल को भी लेना देना है तो उसको क्या करता है, वो पार करता है। जैसे देखिए, ये आपका कोई सेल मेम्ब्रेन है, उसको हम टच किए या कोई ड्रग लिए, दवा लिए, तो उसका सूचना अंदर देना है तो कैसे, कौन देगा,
तो ये क्या करता है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या करता है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स को अपने अपने में प्राप्त करता है, और प्राप्त करके जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स उसको प्राप्त करता है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन रिसेप्टर। वो अंदर में सेल को दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, कुछ एक जो आपका फ्री प्रोटीन्स होते हैं ना उनको ट्रांसफर कर देता है, और उस सिग्नल को जहां पहुंचना है वहां पहुंचा देता है। कौन, जो फ्री प्रोटीन्स है वो। लेकिन वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन्स करता है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसका काम क्या है, ये सेल को रिकॉग्नाइज करता है, हाँ पहचानता है। जो भी आपके जो सेल्स आएंगे उनको ये क्या करता है, वो रिकॉग्निशन कर सकता है, उनको सेल सेल रिकॉग्निशन कर सकता है, उनको जांच सकता है, उनको पहचान सकता है कि ये हमारा अपना सेल है, हमारे बॉडी का सेल है, या कोई बाहर से सेल आ गया है वो है, वो भी पहचान कर सकता है। कौन, प्रोटीन मॉलिक्यूल इसमें मदद करता है। नेक्स्ट जो है ये क्या करता है, जो आपका कई सेल्स आपस में जो जुड़ते हैं ना उनमें भी ये आपका इंटरेक्शन में मदद करता है, उनको आपस में जुड़ने में मदद करता है। तो इंटरसेलुलर जो ज्वाइनिंग होता है, जंक्शन जो बनता है सेल के सेल और सेल के बीच में, उसमें भी प्रोटीन का और इसका सेल मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है। प्लस ये क्या करता है, साइटो जो स्केलेटन होते हैं, देखिए ये जो देख रहे होंगे आप, ये कुछ आपका फाइबर जैसा प्रोटीन फाइबर्स हैं, वो जो है ना इसी पे जाके अटैच होता है और स्केलेटन का काम करता है, मतलब कि सपोर्ट देता है साइटोप्लाज्म का। तो यहाँ पर प्रोटीन्स के ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन था उसका कुछ हम आपको काम दिखा रहे थे कि उसमें प्रोटीन के खास करके तो उसका ट्रांसपोर्ट हो गया, एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो गया, और तो और वो सिग्नल को आपको क्या करता है, पार करता है, आर पार इधर से उधर पहुंच जाता है, और तो और वो आपको सेल्स को पहचानता है। और इसी के कारण सेल टू सेल रिकॉग्निशन के कारण ही हम अगर दूसरे कोई ऑर्गन्स लगाते हैं बाहर से, जैसे किडनी का ट्रांसपोर्ट हम ट्रांसप्लांट कराते हैं या फिर लीवर का ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसमें दवा खाना पड़ता है, ये रिकॉग्निशन करता है, पहचानता है। बैक्टीरिया वगैरह कोई बाहर से आ जाए उसको पहचान लेता है कि ये बाहर का है, फॉरेनर है, ठीक है। कोई वायरस आ जाए उसको पहचानता है, कौन, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना वो रिकॉग्निशन करता है ऐसा। प्लस कई सेल्स आपस में जुड़कर टिश्यू का निर्माण करते हैं, जो आपस में जुड़ते हैं, इंटरसेलुलर जो ज्वाइनिंग होता है उसमें भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। और तो और प्रोटीन क्या करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोस्केलेटन्स होते हैं उनको आपस में जुड़ने में, या एक जो है ना एक स्थान साइट प्रोवाइड करता है कि वो इनसे जुड़ सके और साइटोप्लाज्म को स्केलेटन दे सके, सहारा दे सके, ठीक है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपको दिखा दिए थे, हाँ ये मूवमेंट का बात कर रहे थे। देखिए डिफ्यूजन देख रहे थे हम। सिंपल डिफ्यूजन में होता क्या है, देखिए सेमी परमेबल अगर मेम्ब्रेन है तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आपका पार कौन होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो वाटर मॉलिक्यूल पार होगा, आपका सामान्य मॉलिक्यूल पार नहीं होगा। देखिए ये सेमी परमेबल है तो सिर्फ जो है ना वाटर मॉलिक्यूल आ सकता है। लेकिन अगर जो है ना वो आपका सिंपल हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में किसी चीज को डाल दिए हैं, तो वहां से देखिए ये क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल अंदर भी जाएगा और कुछ मॉलिक्यूल बाहर भी जाएगा। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर में देखेंगे डाल के हम सब कुछ को, तो क्या होगा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर डाला हुआ है पूरा का पूरा रचना, और इसमें क्या देख रहे हैं हम, डिफ्यूजन हो रहा है। तो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जाएगा। जैसे देखिए इधर जो है ना आपका क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट जो है ना वो इधर की तरफ आ जाएगा, और इधर जो आपका सॉल्यूट ज्यादा है वो उधर की तरफ जाएगा, तो हाई से लो की तरफ जा रहा है। ये आपका सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। इसमें कोई भी आपका देखिए कैरियर नहीं है, सिंपली क्या हो रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ पार कर जा रहा है। इसको कहेंगे हम कौन, डिफ्यूजन कहेंगे। ये जो डिफ्यूजन है ये तब तक होता रहता है जब दोनों तरफ का, ये जो आपका मेम्ब्रेन था इसके दोनों तरफ का जो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके दोनों तरफ का जो आपका मीडियम है वो क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। जब दोनों तरफ का मीडियम आपका बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्विलिब्रियम में आ जाएगा। एक्विलिब्रियम में जो आ जाएगा तो आपका रुक जाएगा सिंपल डिफ्यूजन। तो अगर हम इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन को मान रहे हैं, तो देखिए सेमी परमेबल क्यों बोल रहे थे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को पार नहीं होने दे रहा है,
छोटे मॉलिक्यूल्स को पार होने दे रहा है, बड़े मॉलिक्यूल्स को पार नहीं होने दे रहा है। छोटा छोटा मॉलिक्यूल जो है ना वो पार हो जा रहा है इधर से उधर। लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल अगर बोलते हैं इसको, तब तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को पार होने देता, ये आपका सॉल्यूट को पार नहीं होने देता। लेकिन ये आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों पार हो रहा है, लेकिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पार हो रहे हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स पार नहीं हो पा रहे हैं, और इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है। ये आपका सिंपल डिफ्यूजन है। अब यहां पर हम थोड़ा सा और दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। क्या मतलब इसका? देखिए, आइसोटोनिक मतलब दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स जो है सेम है, चाहे सॉल्वेंट का चाहे सॉल्यूट का। तो इसमें क्या होगा, अगर किसी सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस रहेगा, मतलब जितना अंदर का प्रेशर रहेगा उतना ही वाटर बाहर में भी रहेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि दोनों तरफ के मॉलिक्यूल्स क्या है, बराबर हैं। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि डिफ्यूजन जो होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है। जब कंसंट्रेशन बराबर होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, तो नो डिफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर कोई डिफ्यूजन नहीं होगा। तो किसी सेल को अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो वहां पर डिफ्यूजन न के बराबर होगा, और होगा भी तो जितना इधर से लेफ्ट से राइट जाएगा उतना राइट से लेफ्ट जाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो कोई असर उस सेल पर नहीं होगा। लेकिन अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपका सॉल्वेंट का मात्रा कम और सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा। तो सॉल्यूट की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगा तो जो आपका सेल डाले हैं उसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा हो गया, तभी तो उसके तुलना में इसमें आपका सॉल्यूट ज्यादा है। तो देखिए, इधर जो है ना वाटर ज्यादा है और इधर सॉल्वेंट नहीं बल्कि सॉल्यूट ज्यादा है। तब क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ पानी आना शुरू हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में जाना चाहेगा, क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल है तो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट तो मूव करेगा लेकिन सॉल्यूट मूव नहीं करेगा। तब तक मूव करेगा जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए, और इसके कारण जो आपका हम सेल डाले हैं वो श्रिंक कर जाएगा या सिकुड़ जाएगा, है ना, या आपका वो आपका एकदम जो है ना लगेगा कि कुछ क्या बोले, वो धूप जैसा में सूख गया है, वैसा कुछ हो जाएगा। अगर हम हाइपोटोनिक में डालेंगे तो हाइपोटोनिक का मतलब क्या, हाइपो मतलब अधिक, टोनिक कंसंट्रेशन जो है ना, सॉरी, हाइपो मतलब कम, टोनिक मतलब कंसंट्रेशन, मतलब कम कंसंट्रेशन, हाइपर मतलब अधिक, मोर, टोनिक कंसंट्रेशन। तो मोर कंसंट्रेशन था तो उसमें आपका क्या था, सॉल्यूट ज्यादा था। और हाइपोटोनिक है मतलब कंसंट्रेशन कम है तो उसमें क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है। तो सॉल्वेंट अब कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। तो देखिए, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ जा रहा है। देखिए, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जा रहा था, वो वाटर बाहर की तरफ जा रहा था, और इसमें क्या, सेल मेम्ब्रेन एकदम स्थिर रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि आपका न इधर से इधर जाएगा और न इधर से इधर जाएगा। नेट में अगर जितना जाएगा लेफ्ट से राइट उतना ही राइट टू लेफ्ट भी जाएगा। और हाइपोटोनिक में डालने पर क्या होगा, सॉल्वेंट अंदर घुसेगा। सॉल्वेंट में कौन है भाई, वाटर मॉलिक्यूल है। जब अंदर घुसेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, देखिए ये फूल जाएगा, स्वेलन कर जाएगा, और अंततः अगर ज्यादा रहेगा तो फट जाएगा, लाइज्ड हो जाएगा, फट जाएगा। हाँ देखिए, यहाँ पर फट गया ये, और फट के बर्बाद हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा। अब प्लांट सेल को अगर हम डालें, ये तो एनिमल सेल का बात था और ये आरबीसी था। अगर प्लांट सेल को डालें तो क्या हो जाएगा, प्लांट सेल को डालेंगे तो आइसोटोनिक में तो कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब हम हाइपरटोनिक में डालेंगे तो क्या होगा, उसका प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा, लेकिन ये इसका सेल नहीं सिकुड़ेगा, सेल का साइज तो उतना ही रह जाएगा। इसका साइटोप्लाज्म जो है ना, देखिए साइटोप्लाज्म क्या हो गया, वो आपका श्रिंक कर गया। हाँ, प्लाज्मोलाइज्ड कहलाएगा ये सेल। प्लाज्मोलाइज्ड मतलब प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर गया है। लेकिन अगर इसको हम हाइपोटोनिक में डाल रहे हैं प्लांट सेल को, तो सेल वाल दिख रहे हैं, थोड़ा सा जो है ना तना हुआ जैसा है, थोड़ा फैल गया है। यहाँ पर थोड़ा सा सिकुड़ा है, पता ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा फैल गया है। और ये जो फैलाव हुआ है क्यों हुआ है, क्योंकि आपका वाटर मॉलिक्यूल घुसकर साइटोप्लाज्म में चला गया, और जिसके चलते ये सेल फ्लैसिड हो जाएगा, तना हुआ हो जाएगा। तो यहाँ पर सेल जो है ना तना हुआ है, फैला हुआ है, और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ है जैसा है, और प्रोटोप्लाज्म एकदम श्रिंक कर जाएगा। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल को अगर हम डालेंगे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में तो क्या होने वाला है, आइसोटोनिक में तो क्या होने वाला है। अब यहां पर हम आते हैं, देखिए फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन आपको दिखाते हैं, ऊपर में हम सिंपल डिफ्यूजन दिखाए थे जिसमें कोई मीडियम नहीं था, कोई एजेंट नहीं था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यहां पर देखिए ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है ना, ये जो 3 प्रोटीन मॉलिक्यूल आपको स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है, चैनल नजर आ रहा है, ये चैनल जो है ना क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसको, वो आपका जो कंपाउंड्स हैं उनको, या फिर जो आपका मेटीरियल्स है उसको ले जा रहा है। लेकिन
हाई से लो की तरफ भी, वो भी हाई से लो की तरफ ही ले जा रहा है, लो से हाई की तरफ नहीं, हाई से लो की तरफ ही ले जा रहा है, लेकिन कोई एनर्जी खर्च नहीं कर रहा है। ये सिंपल इसमें मूवमेंट हो रहा है और उसी के चलते जो मॉलिक्यूल्स है ना वो इधर से उधर चले जा रहे हैं। हाँ, और ये क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ऊपर में हम देखे थे यहाँ पर कोई मीडियम नहीं था, इसमें देखिए कोई मीडियम नहीं है ट्रांसपोर्ट के लिए, सीधे सीधे क्या है, गेट जैसा है, खिड़की जैसा है, आ रहा है जा रहा है, खिड़की से हवा आ जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन अगर हमको जो है ना किसी स्ट्रक्चर के थ्रू आ रहा है, हाँ, मूवमेंट के कारण, कोई आपका डोल रहा है कोई चीज, उसके चलते हवा आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसमें मूवमेंट के कारण जो है ना आपका कुछ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक तरफ से दूसरे तरफ, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के मूवमेंट के कारण, तो इसको कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। लेकिन एक्टिव में देख लो, एक्टिव में क्या है, एटीपी खर्च करेगा, हाँ, एटीपी खर्च करेगा। यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स को देखो यहाँ पकड़ रहा है और उसको बाहर फेंक रहा है ना, वो बाहर फेंक रहा है या बाहर से लेके अंदर डाल रहा है, तो इसके लिए क्या करेगा, ये एटीपी खर्च करेगा। यहाँ भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है और पीछे भी प्रोटीन मॉलिक्यूल था, देखिए पीछे भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है और वहां भी प्रोटीन मॉलिक्यूल या चैनल है, दोनों में अंतर क्या है, ये एटीपी खर्च कर रहा है तब उसको लेके जा रहा है, बिना एटीपी का खर्च नहीं करे के नहीं जा रहा है, और ये बिना एटीपी का है, ठीक है, बिना एटीपी खर्च किए हुए हो रहा है। जैसे आप एग्जॉस्टर चला रहे हो, एग्जॉस्टर में क्या करते हो, बलपूर्वक हवा को बाहर फेंकते हो, तो बलपूर्वक जब हवा को आप बाहर फेंकते हो तो क्या करना पड़ता है आपको, उसमें बिजली खर्च करनी पड़ती है। तो यहाँ भी ये जो आपका मटेरियल्स है उनको जो बाहर फेंकना है उसके लिए क्या कर रहा है, एटीपी को खर्च कर रहा है, एनर्जी को खर्च कर रहा है, एटीपी टूट के एडीपी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और बार बार यही घटना होता रहेगा, यही घटना बार बार होता रहेगा ये, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको कई चीज में ऐसा देख सकते हैं, फ्रुक्टोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोटॉन पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटॉन को जो फेंकता है वो भी आपका क्या है, वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो मूवमेंट है ना प्रोटॉन का एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ, हाँ, अंदर से बाहर की तरफ। लेकिन इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये प्रोटॉन जो है ना बाहर की तरफ गया, बाहर में प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा हो गया, अब प्रोटॉन को लेकर ये जो है ना आपका प्रोटीन अंदर आएगा, उसी के समय फ्रुक्टोज को भी लेके अंदर आ जा रहा है, तो यहाँ पर को मूवमेंट हो रहा है, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपका एक मॉलिक्यूल के मूवमेंट में दूसरा मॉलिक्यूल का भी मूवमेंट हो जा रहा है, तो यहाँ पर को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, साथ साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसमें एक ट्रांसपोर्ट हो रहा था, दिख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, केवल एक मॉलिक्यूल को एटीपी जो है ना लेके ऊपर फेंक दे रहा है, लेकिन जब ये वापस लौटता है किसी मॉलिक्यूल किसी प्रोटीन चैनल से, तो साथ ही साथ ये क्या करता है, फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल को भी लेके लौट जा रहा है, इसको कहेंगे को ट्रांसपोर्ट। और ये क्या है, ये वन वे ट्रांसपोर्ट है और ये को ट्रांसपोर्ट है, साथ साथ हो जा रहा है। अब हम आपको थोड़ा सा कुछ बातों को आगे बताएंगे अगला दिन, क्योंकि ज्यादा हो गया समय, तो देखते हैं नेक्स्ट डे अब हम इसको बात को आगे बढ़ाएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस वगैरह वो क्या है, तो एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस